बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात करेंगे शहजाद चुगताई साहब से और नवीद अंजुम फ़ारूकी साहब से। दोनों सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब पंजाब से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हुए हैं कराची, तो उनको आज हमने मदऊ किया, उनका शुक्रिया कि प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। शहजाद साहब, क्या सूरत हाल है? आसिफ जरदारी साहब तूफ़ानी दौरे कर रहे हैं सिंध के और बड़ी जारहाना तकरीरें हो रही हैं। एक तरफ वो मियाँ साहब को ललकार रहे हैं, पुकार रहे हैं और तंज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ कप्तान का नाम लिए बगैर वो बातें करते हैं, उन पर भी तंज़ के तीर वो चला रहे हैं। और अब उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का भी नाम लिए बगैर जो है वो कमांडो के नाम से उनके ऊपर भी तंज़ करना शुरू कर दिया है। क्या चाह रहे हैं आसिफ जरदारी साहब, जो तूफ़ानी दौरे क्यों हो रहे हैं और वो क्या पेशकशें कर रहे हैं हुकूमत को? देखें, एक तो डेवलपमेंट ये है कि जो मैं देख रहा हूँ सियासी जो पेशरफ्त, जो एक बैक चैनल जो राब्ते चल रहे हैं और जो बैकडोर जो एक्टिविटीज़ जा रही हैं, तो वो कुछ इस तरह की जा रही हैं कि ये पीटीआई और पीपल पार्टी एक दूसरे की जानी दुश्मन हुआ करते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, आज मैंने जो इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो मैं देख रहा हूँ कि ये इनमें कोई फामो तफहीम और कोई ब्रेक थ्रू और कोई अनहोली अलाइंस जो है इनका होने जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग है या कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है और कुछ राब्ते कुछ ऐसे हो रहे हैं। क्योंकि आज इमरान खान ने नवाज़ शरीफ को तो बहुत नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को तो बहुत उन्होंने बुरा भला कहा और उन्होंने कहा कि ये दोनों भाई जो है वो करप्ट हैं और करप्शन भी हैं और फिर अपना बहुत ही मासूम सा चेहरा बना के और रोने वाला चेहरा बना के आ जाते हैं। जबकि जो आसिफ जरदारी हैं वो मुनाफिक नहीं हैं और वो क्लियर हैं और वो इस तरह नहीं करते। मतलब तो उससे अंदाज़ा हुआ कि आसिफ जरदारी के बारे में ज़रा नरम गोशा उनका। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा ये जो सिंध में जो बिसात अब एकदम बिछना शुरू हुई है और जो तब्दीलियाँ आई हैं और जो हमारे साबिक़ सदर साहब आसिफ जरदारी साहब अचानक मुल्क छोड़ के चले गए थे और जब वो गए थे तो उन्होंने अपनी बहन फरियाल तालपुर को अपना सियासी जानशीन मुकर्रर किया था और सबसे कहा था कि भाई जो भी सियासी मामलात हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मामलात हैं वो अद्दी देखेंगी। तो और फिर उसके बाद फिर जियालो ने ये भी कहा था कि अब आसिफ जरदारी साहब गालबन नहीं आएंगे और अगर आएंगे तो बहुत अरसे के बाद आएंगे और वो बीमार हैं और अपना इलाज कराने गए। लेकिन हम सब ने देखा कि एक दिन ईद के दूसरे दिन आसिफ जरदारी साहब नवाबशाह पहुँच गए और उन्होंने पूरी पीपल पार्टी को और वज़ीर आला को और एमएनएस को और एमपीएस को सबको समन कर लिया। तो वो जिस अचानक यहाँ पहुँचे और सबको समन किया तो वहाँ पे कोई ऐसी इतलात बाहर ये पहुँची कि कोई यानी कि सिंध के अंदर एक तो कू की बात चल रही है, जुडिशल कू आ रहा है आपके फेडरल गवर्नमेंट में, वो तो वफाकी हुकूमत के हवाले से बात है। वफाकी हुकूमत में जुडिशल कू आ रहा है। तो सिंध में भी ये बातें हुई कि सिंध के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक पीपल पार्टी के अंदर बन रहा है और कोई क्या कहते हैं कोई जुडिशल कू तो नहीं लेकिन पॉलिटिकल कोई कू ऐसा आ रहा है कि यानी यहाँ भी खुफिया हाथ सरगर्म हो गए कि कोई जोड़ तोड़ हो रहा नहीं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। उसकी वजूहत एक तो ये है कि जैसे कि जरदारी साहब ने एकदम जो है ये ख़त्म कर दिया जो आपका ऑर्डिनेंस था, नैब ऑर्डिनेंस एकदम ख़त्म कर दिया, में गैर मौसर कर दिया। गैर मौसर कर दिया। तो इससे जो है पीपल पार्टी की साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और बहुत ज़्यादा नुकसान यूँ भी पहुंचा कि आपको याद होगा कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ शुरू में एहसाब कोर्ट में केस चला था और उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा था, तो आसिफ जरदारी साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी को और गालिबन एतराज़ एहसन को, इन दोनों को साफ साफ ये कहा था कि भाई हम आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, पीपल पार्टी आपका कोई केस नहीं लड़ेगी, आपके जो केसेस हैं करप्शन के केसेस हैं या जो भी केसेस हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी पे करप्शन का केस ही था, तो उन्होंने कहा कि आपकी करप्शन से पार्टी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस मौक़िफ़ को जो है ना बहुत सराहा गया था मुख्तलिफ़ हलकों में। यानी दो मुख्तलिफ़ बातें हुई थी। एक तो बात ये हुई थी कि भाई ये तो पार्टी ने इनको बेयार मददगार छोड़ दिया और पार्टी को ओन करना चाहिए। लेकिन जिस हद तक पीपल्स पार्टी के बुज़रा अरकान असम्बली जो हैं वो करप्शन के हवाले से ख़बरों में रहते हैं और जिस हद तक इनके खिलाफ खबरें हैं, केसेस हैं अदालतों में, तो आप कह रहे हैं साख को नुकसान पहुँचा, तो साख है करप्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी? नहीं, देखें, दो पीपल पार्टी में दो किस्म के तबक़ात हैं। एक तो ज़ाहिर है कि जागीरदार वडेरे जो हैं वो भी हैं, और उसमें जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं कि जो हमारे वज़ीर आला थे जो बेनज़ीर भुट्टो के मामू भी थे रिश्ते के,
और पहले वज़ीर आला थे आफ्ताब शबान मीरानी, तो वो बहुत क्लीन और क्लियर आदमी थे। इस तरीके से जो हमारे कायम अली शाह हैं, यानी कि ये पीपल पार्टी का ये भी तो क्रेडिट है ना कि उसने आपको ऐसे वज़ीर आला दिए कि जिनके दामन उजले हैं और जिन पे दामन पे कोई दाग नहीं है और जिन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, तो उसमें कायम अली शाह भी वो कायम अली शाह से ये बात पूछी जाती थी कि ये कारनामा नहीं है कि आपके ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं है, लेकिन आपके वजारत आला के दौर में कोई वजीर ऐसा बचा नहीं है जिसके ऊपर करप्शन का केस ना हो, तो आपने खुद करप्शन से बचना था, दूसरों को भी रोकना था। ठीक है, तो मेरे कहने का मकसद ये कि पीपल पार्टी में कुछ वडेरे ऐसे हैं जो यानी कि जिनका करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, जो क्लीन है और जिनकी रिवायती जिम्मेदारी और जागीरदारी और जिनके पास पहले से ही दौलतमंद है, तो उनको ज़रूरत भी नहीं है करप्शन की। जो मेहर ख़ानदान है और जैसे कि शराजी ख़ानदान है और क्या कहते हैं ये इवन मखदूम ख़ानदान है। तो अब तो आसिफ ज़रदारी बहुत अमीर हैं, तो अब तो ज़रूरत नहीं है इनको करप्शन की। नहीं, देखें वो तो हविस बढ़ती जाती है ना कि पैसे की तो कोई इंतहा होती ही नहीं ना। कानून का ख़जाना तो यानी कि कानून तो ये चाहता ही है ना कि वो बढ़ता जाए। लेकिन दोनों तरह के लोग हैं, पांचों के लिए बराबर नहीं है, हर तरह के लोग भी उस पार्टी में। इसमें मज़ीद बात कर लेंगे, नवीद साहब को इनपुट ले लेते हैं। नवीद फारूकी साहब, किस तरह आप देखते हैं इस वक्त जो मुल्की सियासत है, कौमी सियासी धारा किस तरफ चल रहा है, और अब इमरान खान जिस तरह जारहाना अंदाज इख्तियार किए हुए थे और JIT में नवाज शरीफ ख़ानदान पूरा पेश हो गया है, ये पहली दफ़ा ये रवायत कायम हुई है कि कोई हुक्मरान ख़ानदान जो है वो JIT के सामने पेश हो रहा है। इमरान खान कहते हैं कि ये तलाशी का अमल है और हम इस हद तक ले आए हैं कि हुक्मरान ख़ानदान की पहली दफ़ा तलाशी हो रही है और ये एक माफिया थी और ये गॉड फादर था और इसको हमने एक्सपोज कर दिया है। हुक्मरान ख़ानदान ये कहता है कि जी देखें, हम तो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रहे हैं और एक नस्ल का नहीं 3 नस्लों का हिसाब दे रहे हैं। दोनों तरफ का ये मौक़िफ़ आपके सामने है, आप किस तरह एनालाइज़ करते हैं और क्या देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? देखिए, आवाम की अगर हम राय देखते हैं तो आवाम दोनों अपनी अपनी जगह खड़े हैं। जो नवाज शरीफ के साथ हैं या मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, वो नहीं समझते कि JIT का कोई मकसद है, और जो मुखालफ हैं, इमरान खान की पार्टी है, पीपल पार्टी तो बिल्कुल अलग नज़र आती है, उस तरह इसके पीछे जोर डालते हुए नज़र नहीं आते। इमरान खान पूरे तरीके से आ रहे हैं कि JIT को अच्छा फ़ैसला देगी और ये एक्सपोज हो चुके हैं हुक्मरान पार्टी ये कहती है कि क्या एक्सपोज हुए हैं हम, भाई हमारे कोई करप्शन का केस आप सामने लाएं, हमारे कारोबार के पीछे आप पड़े हुए हैं और कारोबार हमारा ख़ानदानी है और शुरू से चलता चला आ रहा है, और JIT में भी अभी तक कोई ऊँट किसी करवट बैठता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और अभी तक ये भी चीज़ वाज़ेह नहीं है कि जो फैसला JIT देगी क्या सुप्रीम कोर्ट उसी पे अमल कर देगी या वहाँ जाके फिर इस फैसले पे मज़ीद बहस होगी और मामलात को मज़ीद खोलने की कोशिश की जाएगी। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत के काम में रुकावटें डालने की कोशिश हो रही है। पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कि पहले धरना पॉलिसी शुरू हो गई और फिर हर तरीके से गवर्नमेंट को काम करने से रोका गया, और दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हम देखें, हम तो काम करके दिखा रहे हैं इन रुकावटों के बावजूद। पंजाब में जिस तरह से तरक्की हुई है वो सबके सामने, बाकी सूबों के मुकाबले में शहबाज शरीफ ज़्यादा काम करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन में जाके फिर वही पार्टी जीतेगी जो कि काम करेगी, और मुस्लिम लीग की एक रवायत रही है कि इनके काम सामने नज़र आते हैं और आवाम फिर उन्हीं कामों के पीछे जाती है, और यही नतायज। शेख रशीद साहब जो हमेशा जो है वो पेशगोई करते रहते हैं और एक दफ़ा फिर उन्होंने कह दिया कि जी ये 72 से 80 घंटे बड़े अहम हैं और इसमें फ़ैसला होने वाला है। एक दफ़ा फिर उनके 72 घंटे शुरू हो गए। तो आपको किस हद तक लगता है कि उनकी बातों में अब जो है वो लोग एतबार करते हैं, या लोग अभी भी समझते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सदाकत पर मबनी बातें हैं? शेख रशीद साहब ने अपने आप को एक अजीब तरह की शख्सियत बना के सामने पेश कर दिया है। वो धरना सियासत से शुरू किया उन्होंने, और इसी तरह 48 घंटे और 24 घंटे और 6 महीने और कुर्बानी और इस तरह की बातें करते हुए आज यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो अब जो नया शोशा वो छोड़ते हैं तो आवाम उसको बस एक वो बर्ड की सूरत में लेते हैं कि जैसे स्टेज ड्रामों में कोई जुगत लगा दी जाती है, तो ये भी अभी जुगतें करवा रहे हैं या इंतज़ार कर रहे हैं किसी बात का कि मेरी कोई बात सच्ची साबित हो जाए। लेकिन अभी डर नहीं लगता ख्याल ऐसा कि शेख रशीद साहब की कोई बात जो है वो पहले की बातों की तरह ही। वो 72 घंटे तो इस हिसाब से है ना कि JIT का टाइम पूरा हो रहा है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइनल करनी है और वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हो जानी है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो ना शेख रशीद पढ़ सकते हैं ना हम पढ़ सकते हैं, वो तो जज खुद ही फैसला करेंगे, के मुताबिक फैसला करना है। जाहिर है उन्होंने अपने कानून और जो उनके कवायद है उसके मुताबिक चलना है। अच्छा शहजाद साहब, क्या आपको लगता है आसिफ जरदारी की बातों से कि उन्होंने कहा पिछली दफ़ा साजिश हुई थी मियाँ साहब तो हमने आपको बचा लिया था, लेकिन आपने हमारी कदर नहीं की और आपने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया,
तो इस दफ़ा कोई दोबारा नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आसिफ ज़रदारी की तरफ कोई हाथ बढ़ा सकते हैं ऐसे मौके पर जब उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ उनको नज़र आ रहा है कि साजिश हो रही है, या अब इन दोनों के दरमियान दोस्ती की जो पींगें थी या जो उस वक्त राब्ते थे वो आपको लगता है कि अब दोबारा नहीं इस्तवार हो सकते? देखें, आसिफ ज़रदारी का जो शुरू से एक स्टांस है और जो वो चाहते हैं वो नवाज शरीफ को दबाव में रखना चाहते हैं, और अब शुरू से उनकी पॉलिसी यही है कि नवाज शरीफ को दबाव में रख के वो अपने कुछ बहुत सारे उल्लू जो है वो सीधा करना चाहते हैं। जैसे कि सिंध में उन्होंने ये एहतसाब ऑर्डिनेंस ख़त्म कर दिया, तो इस पे वो उनकी ख्वाहिश होगी कि इस पे आसिफ फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाए, नवाज शरीफ की सपोर्ट मिल जाए, और जो उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, उनके जो वो हैं क्या कहते हैं फरियाल तारपुर के शौहर हैं, उनके ख़िलाफ़ नैब में केस है और वो रेफरेंस भी दायर होने वाला है। और जो फेडरल मिनिस्टर पेट्रोलियम साबिक़ जो हमारे थे डॉक्टर आसिम हुसैन, उनके ख़िलाफ़ भी केसेस हैं। तो आसिफ ज़रदारी की जो, और सिंध में एक जो अब तो ऑपरेशन नहीं चल रहा है लेकिन पहले पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी चल रहा था, तो बहुत सारे मामला सिंध में उलझे हुए हैं। तो वो आसिफ ज़रदारी साहब जो है वहाँ रिलीफ लेना चाहते हैं, रियायत चाहते हैं वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट से रियायत चाहते हैं, तो और रियायत हासिल भी करते रहे हैं। तो और जब धरना हुआ था तो धरने का भी उन्होंने क्रेडिट ले लिया कि जी धरने में तो फैसला हो गया था नवाज शरीफ को हटाने का, तो हमने बचा लिया। और ऐसा सर ने आपको याद होगा पार्लियामेंट में ये कहा था कि हम जब चाहूँ मैं जो है ना ये क्या कहते हैं हुकूमत ख़त्म कर दूँ और अपनी हम पीपल पार्टी अपनी सपोर्ट वापस ले ले और हुकूमत ख़त्म हो जाए। तो कहने का मकसद ये कि आसिफ ज़रदारी साहब की जो है कोशिश वो ये है कि वो इस वक्त भी कुछ रिलीफ हासिल करना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को दबाव में रखना चाहते हैं। अच्छा, अब वो फिर इस किस्म के हथकंडे आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि आसिफ ज़रदारी साहब भी चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब उनसे बात करें। कल खुर्शीद बिल्ली जो है थैले से बाहर आ गई, खुर्शीद शाह ने भी उन्होंने कह दिया, बयान ही दे दिया कि मियां साहब आपके खिलाफ साजिश हो रही है, तो मुझे बता दें। जी मुझे नहीं बताते, जरदारी साहब को बता दें। जरदारी साहब से खौफ है तो मौलाना फजल रहमान को बता दें, वो हमें बता देंगे। इसका मतलब है कि मैसेज दिया जा रहा है। अब मतलब ये है कि ये पीपल पार्टी से पूछे कि भाई अगर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हो रही है तो आपको क्या फिक्र है, आप तो खुद नवाज शरीफ के खिलाफ हैं और उम्मीदवार हैं कि हुकूमत जाए तो उम्मीदवार रोज़ाना बयान देते हैं। तो अब मतलब वो पीपल पार्टी वही ब्रोकरी वाला काम जो है ना वो चाहती है। और क्या कहते हैं नवाज शरीफ का तो एक बैरल चलें, ये आपका इनपुट आ गया है। यहाँ पे मैं ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, वापस आके आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या इस वक्त पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को जो है इंगेज किया हुआ है सियासी तौर पे, या वो वाकई पीटीआई के साथ जाकर मिलकर इस हुकूमत को गिराने में संजीदा हैं, या वो इस हुकूमत को सहारा दे रहे हैं और पीटीआई को इंगेज करके टाइम पास कर रहे हैं? इस पर मैं चाहूँगा कि आपके ख्याल सामने आएँ। यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। दो सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगाह मेरे साथ मौजूद हैं, शहजाद चुगताई साहब और नवीद अंजुम फारूकी साहब। बात हो रही है मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। JIT और जो ख़ास तौर पर आसिफ ज़रदारी साहब ने बयान दिए हैं, तकरीरें की हैं, जारहाना अंदाज में वो नज़र आए हैं, वो किसको क्या मैसेज दे रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि शहजाद साहब से ये राय लेंगे आके कि क्या पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को इंगेज किया हुआ है सियासी तौर पे, टाइम पास कर रहे हैं, हुकूमत को सहारा दे रहे हैं, या वो संजीदा हैं कि पीटीआई के साथ मिलकर इस हुकूमत को चलता करें? क्या लगता है आपको? देखें, पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिक्स इस वक्त जो चल रही है तो वो कुछ यानी कि आप सुबह शाम उनकी पॉलिसी चेंज हो रही है, सुबह शाम उनका मौक़िफ़ चेंज हो रहा है। अच्छा, ये पता नहीं लग रहा है कि वो किसके साथ हैं। कभी वो ये तासुर, आपको याद होगा जो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 23 दिसंबर 2016 को जब आसिफ ज़रदारी साहब वापस आए थे तो उसके बाद उन्होंने मुसलसल ये ऐलान किया कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, फ़ौज हमारे साथ है, और क्या कहते हैं बस हम बरसे इक़्तिदार आने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो फिर बाद में ये पता लगा कि वो ना इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, ना कोई उनके साथ था। वो सब ऐसी खाली खुली जो है ना बातें थीं और धमकियाँ थीं। और तो मेरे कहने का मकसद ये है कि पीपल पार्टी की मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो कोई पॉलिसी है ही नहीं। पीपल पार्टी की पॉलिसी अगर है तो वो सिंध के लिए, सिंध में जो उनकी पॉलिसी थी कि हम क्या कहते हैं एक जमाती यहाँ पे निज़ाम कायम कर लें, और जो भी इलेक्टेबल जो भी लोग हैं किसी भी पार्टी का है, चाहे वो PTI का है, मुस्लिम लीग का है,
फंक्शन लीग का है और या एमकेएम का है, तो वो उन सबको वो अपने नेट में और अपने अम्ब्रेला के नीचे लाना चाहते थे। तो एक जमाती निज़ाम पीपल पार्टी यहाँ कायम करना चाहती थी, जिसका यानी कि इवन मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज़्यादा नोटिस लिया और जिसका मुख्तदर हलकों ने भी बहुत ज़्यादा नोटिस लिया कि भाई ये सिंध में क्या होने जा रहा है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि वो जो प्लान था आसिफ ज़रदारी का सिंध में एब्सलूट पावर लेने का, सिंध में एब्सलूट हुकूमत कायम करने का, वो प्लान भी उनका फेल हो गया। अच्छा, पंजाब में तो आप देख रहे हैं ना कि पंजाब में क्या हवा चल रही है कि पंजाब में जितने भी पीपल पार्टी के लीडर हैं वो पीटीआई में शामिल हो रहे हैं या ये कि वो नून लीग की तरफ देख रहे हैं। तो पीपल पार्टी तो एक ऐसा घोड़ा है कि जिस पर कोई शर्त लगाने के लिए या पैसे लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। पंजाब वो में किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि अगला वज़ीर-ए-आज़म जयला लेके आऊँगा? बस वो पीपल पार्टी जो गेम खेल रही है, देखें पहले उन्होंने गेम जो अब भी जारी है, पीपल पार्टी परवेज़ मुशर्रफ की तरफ भी देख रही है, पीपल पार्टी परवेज़ मुशर्रफ से भी मुज़ाकरात कर रही है। देखें 2 गेम चल रहे हैं। एक गेम तो ये है कि जो यानी कि मुस्लिम लीग नून का जो प्लान था वो ये था कि अगर वज़ीर-ए-आज़म डिस्क्वालीफाई होते हैं तो हम जो है नए इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन ये कि अब नून लीग ने वो प्लान जो है ना मौखर कर दिया है। वो कहते हैं कि जी हम तो अपनी टर्म मुकम्मल करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी अगर डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो प्रोटेस्ट करेंगे। तो नून लीग की तरजीहात जो है ना वो डिफरेंट हैं। वो नवाज शरीफ के साथ ही स्टकअप रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर रहेगा तो नवाज शरीफ भी रहेगा और हम अपनी टर्म जो है वो पूरी करेंगे। अच्छा, इसके बरख जो है जो पीपल पार्टी है, देखिए पीपल पार्टी का कोई इस वक्त पंजाब में कोई पीपल पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। पीपल पार्टी बिल्कुल जीत नहीं सकती। पीपल पार्टी कोई चलें, पंजाब का तो हम ज़्यादा वहाँ से आए हैं, नवीद अंजम फारूकी साहब उनकी गहरी नज़र है, उनसे पूछ भी लेते हैं। क्या लगता है नवीद साहब आपको? आसिफ ज़रदारी कहते हैं कि जो लोग पार्टी छोड़ के पीटीआई में गए हैं वो सारे गंदे अंडे थे और कप्तान उनके साथ तस्वीरें ज़रूर खिंचवा रहा है लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो उनको टिकट नहीं देगा। तो ये कि सारे अंडे जो थे गंदे वो पीपल्स पार्टी के चले गए हैं या मज़ीद भी अभी लोग जा सकते हैं? और वो उस वक्त तक गंदे अंडे नहीं होते जब तक पीपल्स पार्टी में रहते हैं, जैसे चले जाते हैं वो गंदे अंडे करार दे दी जाते हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी का फ्यूचर है पंजाब में? और ज़रदारी साहब की जो सियासत रही है, हमने उनके 5 साल भी देखे, उन्होंने मुफाहमत के ऊपर जोर दिया और उसमें अपने 5 साल भी गुजार लिए। ये उनकी जो मुफाहमती पॉलिसी थी वो किसी जगह तो कामयाब रही, लेकिन उनके अपने जो मेंबरान थे, उनके साथी थे, उनके ज़हनों में शूक व शुबहात काफ़ी पैदा हो चुके थे। जब तक तो गवर्नमेंट रही, ताकत रही, तो वो साथ रहे हैं उनके। अभी भी ज़रदारी साहब की कोशिश ये है कि वो उस मुफाहमत को किसी हद तक साथ लेकर, क्योंकि इनकी जो जदोजहद है पीपल पार्टी की उसको कोई भी फरामोश नहीं कर सकता कि जमहूरियत के लिए उन्होंने कोशिश की है और कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई तीसरी कुव्वत आ जाए और वो फ़ायदा उठाए। इसलिए वो चाहते हैं कि जो निज़ाम भी चले और जैसा शहजाद साहब ने कहा कि वो नून को दबाव में रखना चाहते हैं जिससे वो अपने मुफाद लेना चाहते हैं। पंजाब के अंदर चूँकि इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कोई ऐसा काम ही नहीं किया, अवाम बिल्कुल उनसे तंग आ चुके थे, तो उसके रिज़ल्ट हमें 2013 के इलेक्शन में नज़र आया, जहां क्लीन स्वीप हुआ और नून लीग सीटें ले गई, साथ पीटीआई ने पीपल पार्टी की जगह ले ली। अब वही जो मेंबरान इनसे मुफाहमत के ज़माने में तंग थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो देख रहे हैं कि पीपल पार्टी के झंडे के तले तो हम कभी भी सीट नहीं जीत सकते, तो पंजाब में ख़ास तौर पे उन्होंने पीटीआई की छतरी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। लेकिन वो इतने गंदे हो गए, वो ये बात ठीक है कि वो गंदे अंडे बन गए हैं। अगर यहाँ पे नहीं थे पीपल पार्टी के अंदर रहते हुए, लेकिन जब उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की है तो अब पीपल पार्टी के जो जयाले हैं वो भी उनसे नफ़रत करने लगे हैं। और पीटीआई वाले जो हैं, जो शुरू से इमरान खान के साथ एक नई कुव्वत लेके आना चाह रहे थे, उनके ज़हनों में ये बात है कि इन लोगों को क्यों लिया जा रहा है जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं और इल्ज़ामात के आके वो मुजरम साबित हो चुके हुए हैं, तो उनका क्या सियासी मुस्तकबिल हो सकता है। गए तो वो इसी उम्मीद पे हैं कि उनको टिकट मिल जाएगा और वो सीट लेने की भी अहलियत रखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीटीआई को इससे नुकसान पहुंचेगा और अब इमरान खान को कोई बड़ा फैसला करना पड़ेगा 2018 के इलेक्शन में। अगर वो इन घोड़ों पे अपने उम्मीदें लगाएंगे तो शायद वो पंजाब से तो कहा जा रहा है वो चले हुए कारतूस हैं जो पीपल्स पार्टी में भी अब जो है कोई सीट नहीं निकाल सकते थे, वहाँ जाके अपना मुस्तकबिल महफूज करना चाह रहे हैं। ये बताएं, आसिफ ज़रदारी साहब कहते हैं कि जी बीबी की ज़िंदगी में भी ऐसा वक्त आया था और उन कुव्वतों ने पीपल्स पार्टी को पंजाब से फारिग कर दिया था, कोई नशिस्तें नहीं रही थी, बहुत छोटी सी पार्टी बना दी थी, 16-17 सीटें रह गई थी, लेकिन फिर बीबी ने कम बैक किया, पीपल्स पार्टी आई और पीपल्स पार्टी ने फिर जो है वो सीटें ली। तो अब दोबारा भी ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ था कि पंजाब में पीपल्स पार्टी जब हार गई थी तो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने
अपने पोस्टर्स पर, अपने बैनर्स पर बीबी की तस्वीरें जो हैं वो छापनी छोड़ दी हों। इस वक्त तो ये सूरत हाल है वहाँ पे कि जरदारी साहब की तस्वीर कोई अपने पोस्टर पे और बैनर पे लगाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं अगर इन्हीं की तस्वीर लगी तो वोट नहीं पड़ेंगे। ऐसा ही है कि पंजाब के अंदर पीपल पार्टी इतनी ज़्यादा पीछे जा चुकी है और पीटीआई ने वो जगह बड़े खूबसूरत तरीके से हासिल कर ली है कि अब पीपल पार्टी का वहाँ पे बज़ाहिर तो नामो निशान नज़र नहीं आता। कायरा साहब अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं और वो भी यही बात करते हैं कि एक दौर हम पे ये गुजर चुका है कि पीपल पार्टी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी लेकिन आ गई सामने। लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त जो हालात हैं, क्योंकि उस वक्त पीटीआई मौजूद नहीं थी, अब पीटीआई बड़े मजबूत अपोजिशन के तौर पे सामने आई है और अगर इमरान खान अपने कार्ड सही खेल जाते हैं तो वो पीपल पार्टी को बिल्कुल ही पीछे कर देंगे। और तो बाकी सूबों के अंदर भी ये सूरत मजाक किया जा रहा है पीपल्स पार्टी के बारे में कि रोज़ाना वो चेक करते हैं कमर उज़्मा कायरा को गूगल पे कि उनका स्टेटस क्या है। ऐसा ही मतलब एक वही रह गए अब काबिल जिक्र, बाकी तो पूरा उनका खानदान भी चला गया। सारी नज़रें उनके ऊपर लगी हुई हैं और समझें तो इस वक्त पंजाब के अंदर पीपल पार्टी कमर उज़्मान कायरा ही है। अच्छा शहजाद साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान एक तरफ कहते हैं कि जी बड़ा सीधा सिंपल 5 मिनट का केस था नवाज शरीफ का करप्शन वाला, ये पनामा केस, वो आके पेश कर देते, मनी ट्रेल दे देते, बता देते भाई ये सवाल हैं और ये उनके जवाब हैं। तो ये 5 मिनट का केस था, इसमें इन्होंने 1.5 साल गुजार दिया और उसके बाद जो है वो आके सारे बाप भी और बच्चे भी आके पूछ रहे हैं कि जी हम पे इल्ज़ाम क्या है। इनको 1.5 साल में यही नहीं पता चला कि इन पे इल्ज़ाम क्या है। दूसरी तरफ पार्टी फंडिंग केस इमरान खान पे चल रहा है, वो भी 5 मिनट का केस है, जाके बताना है कि जी फंड्स कहाँ से आए और कहाँ से नहीं आए। तो इलेक्शन कमीशन में वहाँ इमरान खान जाने के लिए तैयार नहीं है और वहाँ कभी वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद चले जाते हैं स्टे लेने, फिर वो वापस आते हैं, कभी वकील बदल लेते हैं, बार बार ताखीरी हरबे इख्तियार कर रहे हैं। तो इमरान खान का भी कोई डबल स्टैंडर्ड आपको नज़र आ रहा है मामलात में या वो बिल्कुल फेयर हैं? देखें, डबल स्टैंडर्ड तो सभी के हैं। अब ये जो सिंध में नैब का कानून जो ख़त्म हुआ और ये जरदारी साहब पीपल पार्टी की जो सफ़े हैं, जो लाइंस हैं, उसमें बड़ी खलबली है, बहुत ही क्या कहते हैं परेशानी नज़र आ रही है। और ये एकदम जो वहाँ से वापस आए बैरून मुल्क से, तो अब ये हंगामी तौर पे सिंध काबीना का इजलास बुलाया गया, हंगामी तौर पे सिंध असेंबली का इजलास बुलाया गया और ये कानून साजी की गई कि नैब का कानून जो है वो गैर मौसर किया जाए और सिंध अपना कानून बनाए। तो उसकी वजह ये है कि वो भी ये देख रहे हैं कि देखें ये अब तक तो यानी कि जो 2 जमातें हॉट वाटर में या 2 जमातों का एहतसाब हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, और अगर हो भी रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन ये हॉट वाटर में दोनों जमातें हैं, एहतसाब तो किसी का नहीं हो रहा है। बातें हो रही हैं और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कोई ट्रायल कोर्ट तो है नहीं, तो मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट में ही बातें आप तो तवील सियासी तारीख पे गहरी नज़र रखते हैं, कभी एहतसाब हुआ है पाकिस्तान में? नहीं हुआ आज तक और ना होगा और ना हो पाएगा। ये तो मतलब ये देखें ना, अब सुप्रीम कोर्ट का ये केस जो है जो 20 अप्रैल को 2017 को कंक्लूड हुआ और फिर उसके थोड़े अर्से बाद फिर जीआईटी शक्ल में फिर शुरू हो गया। तो इसमें सिर्फ बातें ही हुई ना, गॉडफादर, माफिया और ये क्या कहते हैं सिसली माफिया और ये सब बातें हुई। तो मेरे कहने का मकसद है कि एहसाब तो अब तक किसी का नहीं हुआ। और जो नवाज शरीफ फैमिली ये कहती है कि हमारा कोई यानी कि परदादा का भी 3 नस्लों का 4 नस्लों का एहसाब हुआ, तो नवाज शरीफ फैमिली का भी आज तक एहसाब हुआ नहीं। और वो ऐसे कि जो ये कहते हैं मुशर्रफ दौर में हमारा एहसाब हुआ, तो मुशर्रफ से तो इनकी डील हो गई थी और डील करके ही चले गए थे। और जो हमजा शहबाज को यहाँ छोड़ के गए थे तो वो इसी लिए छोड़ के गए थे, वो सारा कारोबार उनको देखना था, तो कोई कारोबारी नुकसान नहीं हुआ था। हाँ ठीक है, सियासी नुकसान हुआ था, लेकिन गिरफ्तारी हुई थी और सब कुछ हुआ था, लेकिन कारोबारी कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो कहने का मकसद ये कि एहसाब तो किसी का हुआ नहीं। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो भी कार्रवाई हुई है और जो हो रही है, ये सब बयानात हैं और बातें हैं और ये कि हमारा माशरा एक टॉकिंग माशरा है। अच्छा, अब ये कतरी शहजादे ने जो कहा है कि जी JIT आ जाए तो मैं महल में मेज़बानी के लिए तैयार हूँ, तो ये फिजिबल लगता है आपको? JIT जाएगी महल में या जाना चाहिए, या आपको ख्याल है कि नहीं जाना चाहिए? जो अभी एकदम खबरें आई थी, आपने सुनी भी होंगी और पढ़ा भी होगा, तो ये जो टीम गई थी, दुबई गई थी, ये वहाँ पे गालिबन गल्फ स्टील के कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लेने गई थी, तलाश करने गई थी। अच्छा, उसके अलावा फिर इस टीम ने दूसरा काम जो ये किया कि वो इसहाक डार के कारोबार की भी कोई मालूमात हासिल की। फिर ये टीम जो थी वो वहाँ पे जो स्टैंड बाई थी कि कतरी शहजादे से मिलना चाहती थी, कतरी शहजादे से टाइम लेना चाहती थी, लेकिन कतरी शहजादे ने टाइम नहीं दिया। उसके बाद ये टीम वापस आ गई। अब फिर उसके बाद हुसैन नवाज़ गए, हुसैन नवाज़ ने जाके वहाँ कोई माहौल बनाया, कोई बात की, कोई लायर्स के साथ में कोई ड्राफ्ट नया खत बनाया, नया ड्राफ्ट बनाया है। तो अब वो ड्राफ्ट जो है क्या कहते हैं वो कतरी शहजादे ने गालिबन अप्रूव कर लिया है
और अब कतरी शहजादे ने अपने महल में JIT को आने की दावत दी है। तो अब ये तो देखना ये है कि JIT वहाँ जाती है नहीं जाती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पनामा केस जो है ना वो तो वाइंड अप हो गया, क्लोज हो गया, ख़त्म हो गया। पनामा केस में मतलब अब कुछ नहीं है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि पनामा केस में नवाज शरीफ बरी हो गए ना, और अगर नहीं बरी हुए हैं तो अब JIT की रिपोर्ट कंक्लूड होने से पहले आप कह रहे हैं? मैं पहले कह रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा कंक्लूड एडवांस की चल रहे हैं। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वही बताना चाह रहा हूँ कि इस केस में कुछ है नहीं। ये जो पनामा केस है असल में जो एक तो हुदैबिया पेपर मिल्स का जो इन्होंने केस रीओपन किया वो केस बहुत सीरियस है और उस केस में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन या इस टाइप की चलें आने वाले दिनों में इसका पता चल जाएगा। इस दौरान अहम डेवलपमेंट जो हुई कि अचानक डॉलर को पर लग गए और वो महंगा होता चला गया और रुपये की कदर में मज़ीद कमी हुई। और उस पर इसहाक डार ने भी कहा कि मैं खुद जो है हैरान रह गया, मेरे लिए जब ये खबर आई तो मैं हिल गया और मैंने पता किया कि इतना बड़ा ये कैसे मामला हो गया। और अब 10 रोज़ा इंक्वायरी शुरू हो गई है और ये चेक किया जा रहा है कि कौन इसका ज़िम्मेदार है। स्टॉक मार्केट में भी इंतज़ार है। तो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ये भी एक साजिश है या हुकूमत खुद इसमें मुलविस है और ये डॉलर इकट्ठे कर रही है। इस पर दोनों तरह की राय मार्केट में आ रही हैं। इस पर वक्फे के बाद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात हो रही है शहजाद चुगताई साहब से, नवीद अंजुम फारूकी साहब से। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि डॉलर को अचानक क्यों पर लग गया और इसहाक डार ने खुद इसकी 10 रोज़ा इंक्वायरी का ऑर्डर किया है और ये कहा कि एक दिन के लिए ये मैनिपुलेशन हुई है। इससे किन लोगों ने फ़ायदा उठाया है, कौन कौन है जिसने डॉलर जमा किए हैं या पाकिस्तान से बाहर भेजे हैं, इसका सुराग लगाया जाएगा। इंक्वायरी शुरू हो गई है और इसहाक डार खुद कहते हैं कि मैं हैरान रह गया जब मुझे ये खबर मिली। और दूसरी तरफ उनके जो मुखालिफिन है वो कहते हैं कि नहीं, इसमें हुकूमत मुलविस है, ये हुकूमत के खिलाफ साजिश नहीं है बल्कि हुकूमत ने खुद ये कुछ किया है। बहर इंक्वायरी होगी, पता चल जाएगा। माहिरीन क्या कहते हैं वो भी बातें सामने आ रही हैं और इसके असरात क्या आएंगे सियासी तौर पर इन हालात में, जबकि हुकूमत के लिए पहले ही JIT की वजह से पनामा केस के ऐसे मुश्किलात चल रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि साजिश हो रही थी। और आज वज़ीर-ए-आज़म ने थोड़ा सा एक कदम आगे उठाया है और कहा है कि धरने वाले भी साजिश में मुलविस रहे हैं, निमट लेंगे। ये पहली दफ़ा उन्होंने कहा है कि निमट लेंगे। इससे पहले सिर्फ ये कहा जा रहा था कि साजिश हो रही है। क्या डेवलपमेंट लगती है आपको वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये कहना कि जी निमट लेंगे और ये डॉलर वाला मामला भी सामने आ गया इस दौरान? देखिए, आपने 2 दिन पहले जो मरीम नवाज़ ने तकरीर की थी तो वो बहुत ही जाराना स्टाइल था। और मरीम नवाज़ जो बोल रही थी तो वो मरीम नवाज़ नहीं बोल रही थी उनके, बल्कि उनके पीछे जो उनके वालिद बैठे हुए थे वही बोल रहे थे। और अगर मरीम नवाज़ कोई बात करती हैं या हुसैन नवाज़ कोई बात करते हैं तो वो फिर ये है कि वो नवाज़ शरीफ ही वो बात कर रहे होते हैं, या ये कि जो उनकी बात ली जाती है वो इस तौर पे ली जाती है कि ये वो नवाज़ शरीफ कह रहे हैं। शरीफ ख़ानदान इवन ये कि जब नेहाल हाशमी ने कुछ कहा तो वो भी लोगों ने कहा कि भाई ये नेहाल हाशमी नहीं, इसके पीछे नवाज़ शरीफ। लोगों ने नहीं, वो तो जजों तक ने कहा, जजों ने कहा कि नवाज़ शरीफ बोल रहे हैं और हमें धमकियाँ दी जा रही। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मरीम नवाज़ का स्टाइल बहुत जाराना था और बहुत ही उसमें तिमकनत थी और उसमें बहुत ही गरूर और तिमकनत, और कोई ऐसा लग रहा था कि किसी मुल्क की शहज़ादी जो है ना वो ये इस किस्म की बात कर रही है। तो और हमने माजी में देखा है कि जो भी माजी में जो हुक्मरान ख़ानदान या हुक्मरानों ने इस तरीक़े से गरूर और तिमकनत के साथ बात की है तो फिर हमने उनको उनका अंजाम भी देखा है और उनके साथ मुकाफ़ात अमल भी देखा है। तो वो कहने का मकसद ये है कि मरीम नवाज़ ने ओपनली बहुत सारी बातें कह दी और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो नवाज शरीफ के सीने में जो राज है अगर वो उन्होंने उगल दिए तो बड़ा मसला हो जाएगा। वो मुखातिब किसको कर रही थी? वो मुखातिब तो आपको पता है, सबको पता है कि किसको कर रही है। ये जारहाना रवैया, ये तकब्बुर और ये जो गरूर है, ये शहजादापन है, ये किसके लिए? मुमकिन है किसी हद तक इमरान खान को वो मुखातिब कर रही थी, लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान को से मुखातिब थी। ये उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का भी जिक्र किया। कोई आज मेरे ख्याल से 17 साल हो गए, कितने 10 साल हो गए परवेज़ मुशर्रफ को हटे हुए, तो वो या उस वाक़े को 17 साल हो गए जो उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी। तो वो वाक़या फैमिली नहीं भूल सकती। तो कहने का मकसद ये कि वो मुखातिब ना तो उनका इमरान थे ना उनका मुखातिब परवेज़ मुशर्रफ थे। उनका जो मुखातिब था वो उस मुखातिब को पता है कि ये
मुझे मुखातिब कर रही हैं। वो मतलब मुखातिब उनसे थी जो कठपुतलियाँ हिलाते हैं, तो जिनके लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कठपुतली का खेल जो खत्म उनका करें। लहजा था, मरियम नवाज़ का जो लहजा था वो बहुत सख्त था, और उसमें ये पैगाम छुपा हुआ था कि भाई अब क्या कहते हैं, बहुत हो गया और अब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इनफ इज़ इनफ। हाँ। अब जो है आज नवाज शरीफ ने भी ये कह दिया कि निमट लेंगे, तो निमट लेंगे से मुराद ये नहीं कि वो नवाज शरीफ इमरान खान से निमट लेंगे। इमरान खान देखें, हुकूमत के लिए अपोजिशन का कोई कितना बड़ा लीडर हो उसकी कोई हैसियत होती ही नहीं है, और हुकूमत चाहे तो सब कुछ कर सकती है। तो अब वो निमटना किससे, वो आने वाला वक्त बताएगा, और जिससे निमटना है उसको भी पता है कि उसकी भी कोई तैयारी होगी कि जब उससे निपटा अच्छा जाएगा। चलें, इसमें नवीद साहब की राय ले लेते हैं। नवीद साहब, जब डॉन लीक चल रही थी तो ये कहा जा रहा था कि जी आप बिलाखिर ये सारा मामला जो है वो मरियम नवाज़ के ऊपर डाला जाएगा, और लोग चाहते भी थे कि जी इसमें नाम आए मरियम का, और मरियम को जो है वो इसमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए और उनको सज़ा दी जाए, और मिसाली सज़ा दी जाए, इबरतनाक सज़ा दी जाए। तो मरियम ने जब JIT के बाद बाहर आके बात की तो उन्होंने कहा कि पहला मौका नहीं है, इससे पहले मेरे साथ जो है वो डॉन लीक्स पे भी इसी तरह की इल्ज़ाम तराशी की गई, तो वहाँ पे भी अल्लाह ने सुरखरू किया, और यहाँ पे भी अब जो है वो इन चीज़ों का मुकाबला कर रहे हैं। तो आप किस तरह देखते हैं जो मरियम ने बाहर आके बातचीत की JIT के बाद, क्या उसमें वाकई कोई तकब्बुर था, उसमें बड़ा गरूर था, और उसमें जो है वो जारहाना अंदाज था उनका, या जो आप समझते हैं कि उन्होंने बातें की वो कोई हकीकत से नज़दीक थी और उन्होंने जिनको मैसेज देना था उसमें वो कामयाब रहीं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो एक सुप्रीम कोर्ट या JIT के बाद आके मेला लगता है, ये नहीं होना चाहिए था कि एक प्रोसेस है उसमें से गुजर जाते, फैसला आ जाता तो फिर उस पर बात होती। अब हम शुरू से ये देख रहे हैं, जब से ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी था तो एक चीज़ अंदर होती थी, उसके बाहर आगे फिर वो, और फिर शाम को एक और मेला लगता था जो मुख्तलिफ चैनल्स पे होता था। लेकिन इसका आगाज़ तो सुप्रीम कोर्ट के केस से हुआ था ना, उस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट रोक देती तो ये आज तक ये सिलसिला बंद रुकना हो चुका चाहिए होता। था, बल्कि चूँकि मैं भी कानून का तालिब इल्म रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम ये देखते थे कि जब तक केस जो है वो अदालत के अंदर है तो उस पर कोई बात नहीं हो सकती थी। लेकिन ऐसा ऐसा जैसे हमारा मेरा मीडिया तेज़ हुआ है कुछ, और इसने ज़्यादा आज़ादी लेनी शुरू कर दी है या आज़ादी मिल गई है, तो कई मामलात को ख़राब करने की कोशिश की जाती है या हो जाते हैं वो उस वजह से। फिर मरियम बीबी का मामला आया, जब ये बाहर आई हैं, इनसे पहले भी ये एक चीज़ नज़र आ रही है कि जब कोई JIT के अंदर से होके आता है, या तो उनको ये लगता है कि अंदर मामला ही कुछ नहीं है, तो वो बाहर आके फिर खुला के और बात करते हैं, और इस तरह से करते हैं कि जैसे इनका तो दामन साफ़ है, या जो मामलात दिखाए जा रहे हैं उस तरह है नहीं, तो इसलिए वो खुल के बात करते हैं। और दूसरा ये होता है कि या बहुत सख्ती है अंदर, और वो बाहर आके अपना सफाई पेश करने की कोशिश करते हैं। इस तरह भी नहीं होना चाहिए था। मरियम ने जो बात की है उसने अपने वालिद के हवाले से, और जो एंड पे आके उसने तरक्की के हवाले से बात की कि रोक लें नवाज शरीफ को, वरना लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, वरना मुल्क तरक्की कर जाएगा, और वो सारी चीज़ें उसने बताई हैं कि हम क्या कर चुके हैं पिछले 4 सालों में, और हमारे ख़िलाफ़ साजिश क्या हो रही है। यानी ये इनको काम करने से रोका जा रहा है, या ये जो काम कर रहे हैं उनके असरात मुखालफिन को नज़र आ रहे हैं कि अगले 5 साल भी ये ले जाएंगे, तो इनको रोका जाए। और फिर कहीं पे वो अंपायर की उंगली वाला मामला भी है कि PTI को जो उम्मीद थी या उनके पीछे जो ताकतें में नज़र आती थी, उनको अब ये जवाब जा रहे हैं नून की तरफ से कि अगर आपने वो काम जो पहले करने की कोशिश की नाकाम हो चुके हैं, अब दोबारा कर रहे हैं, तो हम इससे अच्छा, निपटेंगे। ये जो साजिश की बातें पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की, फिर इसहाक डार ने की, फिर मरियम ने की, तकरीबन सारी हुकूमती शख्सियात कर चुकी हैं बारी बारी, और उस पर अब इमरान खान ने तो खुल के पूछा है कि जी बताइए साजिश क्या फ़ौज कर रही है या अदालत कर रही है? अगर इन दोनों में से कोई इदारा कर रहा है तो हमें बताइए, फिर हम भी अपना कोई लाएअमल बनाएं, और हमें देखना है कि जमहूरियत को कैसे बचाना है और जमहूरियत के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है। और ये भी बताइए कि क्या ये साजिश मुल्क की सतह पे हो रही है, मुल्क के अंदर से लोग कर रहे हैं, या इसमें गैर मुल्की क़ुव्वतें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना चाह रही हैं? तो अगर गैर मुल्की क़ुव्वतें हैं, कोई आलमी साजिश है, तो फिर तो पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की कौम को पता होना चाहिए कि कौन सी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन लाना चाहती हैं। तो इस पर तो पूरी कौम को इकट्ठा करके बात होनी चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म को कौम से खिताब करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे मौके पर वज़ीर-ए-आज़म आए आगे? हाँ बिल्कुल, ये है ही बैनुल-अक़वामी साजिश है, और वो यहाँ पे कुछ मोहरे लेके उनको उनके ज़रिए से मुल्क को जो है वो गैर मुस्तहकम करने की और हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा मामला CPEC है, और जिस पर कई मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो जब चीज़ें सामने आती हैं तो उससे नज़र आता है कि ये बैनुल-अक़वामी साजिश ही है।
और फिर मियां नवाज शरीफ ने जब भी इनकी गवर्नमेंट आई है तो कोई ना कोई बड़ा स्टेप लिया है और उसके बाद इनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है, जो वो कहते हैं कि उसका खमियाजा था। और फिर जमहूरियत भी डीरेल हुई और उसके बाद तो वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कह दिया कि जी एटमी धमाके करने वाले वज़ीर-ए-आज़म का जाली एहतसाब हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो ताने बाने इंटरनेशनल उधर मिला रहे हैं, बिल्कुल, कि जो पहले ताकतें इनके पीछे थीं या वो, और जब डॉलर की है जो हिला है तो इसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि ये तो कुछ बैनुल-अक़वामी मामलात भी हो सकते हैं। शहजाद साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कुछ दिन पहले जो बातें की थी, वज़ीर-ए-आज़म भी इसी तरह के इशारे दे रहे हैं। आसिफ़ ज़रदारी साहब ने भी अगले दिन अपने तकरीर में ये कहा कि भुट्टो साहब रावलपिंडी में आए थे, वहाँ पे उन्होंने एक आलमी ताकत को, सुपर ताकत को ललकारा था और उस वक्त साजिश हो रही थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उसके बाद फिर आपने देखा कि भुट्टो साहब को फांसी लगाया गया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा था कि भुट्टो को फांसी देने में और उसके बाद नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाने में जो लोग थे, जो इदारे थे, वो कठपुतलियाँ थी। उन्होंने तो मुशर्रफ को भी कठपुतली करार दिया कि मुशर्रफ का भी कसूर नहीं, ये इंटरनेशनल साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान में हुकूमतें गिराई जाती हैं, बनाई जाती हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान या पाकिस्तान के इदारे कठपुतलियाँ बने हुए हैं किसी आलमी साजिश के तहत। देखें इस वक्त क्या बने हुए हैं, पाकिस्तान तो पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सदर और ब्यूरोक्रेसी और सिफारतकार, तो यानी कि मैं समझता हूँ कि अगर 70 साल पाकिस्तान को हो गए, अगर आप तारीख़ में जाएँ तो 70 साल से ही कठपुतली बने हुए हैं। कोई किसी कठपुतली बना हुआ है, कोई किसी कठपुतली बना हुआ है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम जो है अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए या अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए हमारे हुक्मरान हमेशा ही बाहर की तरफ देखते हैं, यानी कि अपने मुल्क में नहीं देखते। अगर आपने अभी जिक्र किया मुशर्रफ का, तो मुशर्रफ जो है, आपने देखा कि मुशर्रफ जो है वो अमेरिका की तरफ ही देखते रहे। और वो अमेरिका के जो जनरल ज़ीनी थे उनसे वो साज़बाज़ करके पावर में आए, उन्होंने मार्शल लगाया और उनके मुशर्रफ के ताल्लुकात वहाँ पे किसी यानी कि सदर से या क्लिंटन से कोई पॉलिटिकल लोगों से नहीं थे, शुरू में फौजियों से, पॉलिटिकल लोगों से नहीं थे। वो फ़ौजियों के ज़रिए ही बरसर इक़्तिदार आए और फ़ौजियों के ज़रिए उन्होंने लाइन अप किया। उसके बाद फिर जो नया दौर आया और बुश जब आए तो फिर उससे बुश से उन्होंने लाइन अप किया। और फिर आपने देखा होगा वो जो कैंप डेविड गए थे और ये सारे यानी अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए और पावर में रहने के लिए वो सारा ड्रामा जो कैंप डेविड का हुआ था, तो ये सारी बातें। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मुशर्रफ भी अमेरिका की तरफ ही देखता है अपने इक़्तिदार के लिए, और अमेरिका ने ही मुशर्रफ को हटाया। आपको याद होगा 2007 में जो अमेरिकी नायब सदर पाकिस्तान आए थे और उन्होंने आके ये उनके जाने के बाद ये ख़बर आई थी कि जो अमेरिकी नायब सदर सख्त पैगाम दे के गए। उसके बाद फिर ये हुआ था कि उसके साथ ही जनरल मुशर्रफ का डाउनफॉल शुरू हो गया था, अदलिया की तहरीक शुरू हो गई थी और ये सारे मामला शुरू हो गए थे। अच्छा, अब साजिश कब शुरू हुई ये बताएं आप मुझे, या फिर मैं बताऊं कि आपको ये साजिश पाकिस्तान से शुरू नहीं हुई है। ये साजिश भी बाहर से ही शुरू हुई है, बड़े मुक़द्दस मुकाम से शुरू हुई है। चलिए अच्छा आप बताइए। नहीं, चले सऊदी अरब की आप बातें कर रहे हैं, सऊदी अरब और जो हालात हैं इस खलीजी ममालिक के नज़र हुआ क्या, देखें हुआ ये कि ये जब वज़ीर-ए-आज़म साहब जो मुफ्ती ट्रम्प की क़यादत में जो 55 मुल्कों की इस्लामी कॉन्फ्रेंस हो रही थी रियाज़ में, तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी वहाँ मतलब गए। और जब वो जाना चाहते थे तो एक कोहराम मचा हुआ था चैनलों पे, सारे चैनलों पे एक रोना, कोहराम तो एक मैं कह रहा हूँ कि बड़ा मैंने नरम लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रोना पीटना मचा हुआ था। रोना पीटना ये मचा हुआ था कि ये नवाज शरीफ साहब वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके ट्रम्प से इनकी मुलाकात हो जाएगी, ट्रम्प से इनके मामला तय हो जाएंगे और ये शकील आफरीदी को ट्रम्प के हवाले कर देंगे। और ट्रम्प के हवाले करने के बाद ट्रम्प जो है बड़े सुरखरू हो जाएंगे और अपने अमरीकी अवाम से कहेंगे कि ये देखें साहब, ये तो ओबामा भी नहीं ला सका था शकील आफरीदी को और मैं शकील आफरीदी को ले आया, और शकील आफरीदी को दे के ये अपने इक़्तिदार को 2018 तक के लिए ये वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। तो अब आप ये देखें कि जब यहाँ वहाँ गए हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब नवाज शरीफ साहब, तो इनको वहाँ पे कोई अहमियत नहीं दी गई, या इनको वहाँ पे ना सऊदी अरब ने लिफ्ट दी, ना इनको ट्रम्प ने लिफ्ट दी, इनकी ट्रम्प से मुलाकात तक नहीं हो सकी। तो उसके बाद जब ये पाकिस्तान आए तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। और अब इन्होंने ये कहना शुरू किया है कि गवर्नमेंट के कारिंदों ने, हरकारों ने और साद रफ़ीक जैसे वज़रा ने कि साहब ये साजिश हो रही है, अमेरिकन साजिश हो रही है, अमेरिका खिलाफ हो गया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है
वो खिलाफ हो गए नहीं, और उन्होंने जो है मेरे कहने का मकसद ये है कि वो ठीक है, आपके खिलाफ हो गया, आपके खिलाफ अमेरिका आपको हटाना चाहता है, अमेरिका ये साजिश कर रहा है, मतलब प्रिज्यूम कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, लेकिन आप तो मरे जा रहे थे अमेरिका से लाइन अप करने के लिए और ट्रम्प से हाथ मिलाने के लिए और ट्रम्प से टाइम लेने के लिए। तो मेरे कहने का मकसद ये कि आप भी अमेरिका की तरफ देख रहे थे और उससे पहले भी लोग अमेरिका की तरफ देखते रहे, और अमेरिका का जब वफात पूरा हो जाता है, उसका काम पूरा हो जाता है, और जिसको वो यूज़ कर लेता है, जिस टिश्यू पेपर को यूज़ कर लेता है, चाहे वो टिश्यू पेपर मुशर्रफ का हो, चाहे बेनज़ीर का हो, वो तो अभी रेमंड डेविस की किताब में बता दिया ना उन्होंने कि भाई किस तरीके से उन्होंने जनरल पाशा को यूज़ किया, जनरल पाशा ने उनके लिए किरदार अदा किया, और किस तरह पाकिस्तानी सियासतदानों ने किरदार अदा किया। वो जनरल पाशा यूज़ नहीं हुए थे, वो हुआ ये था कि जब ये एक इजलास हुआ, आसिफ ज़रदारी साहब ने एक इजलास बुलाया, उस इजलास में उन्होंने ये जनरल कैनी को भी बुलाया और जनरल पाशा को भी बुलाया, और उन्होंने वहाँ पे ये कहा कि अच्छा, जनरल कैनी और जनरल पाशा के बारे में ये मशहूर था कि जो भी इस किस्म के इजलास होते थे जिसमें सिविलियन होते थे और जो सदर साहब या वज़ीर-ए-आज़म साहब बुलाते थे, तो ये दोनों जनरल उसमें बात नहीं करते थे, खामोश बैठे रहते थे और एक लफ्ज़ नहीं बोलते थे और सिर्फ सुनते थे। तो जब ये इजलास हुआ तो ज़रदारी साहब ने ये कहा कि ये हमारे लिए ये क्राइसिस पैदा हो गया है रेमंड डेविस का, तो हम इस क्राइसिस से निकलना चाहते हैं और इसमें फ़ौज जो है हमारी मदद करे। उस पर क्या कहते हैं, जनरल कैनी और जनरल पाशा बिल्कुल खामोश बैठे रहे, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उस दौरान रहमान मलिक साहब ने आसिफ ज़रदारी साहब से ये कहा कि भाई ये जो ट्रम्प का मामला है ये मैं सुलझा लूँगा, इसको मैं तय कर लूँगा, ये रेमंड डेविस का जो मामला है ये मुझे दे दें आप, और मैं ये मामला जो है आपको सॉल्व करके दे दूँगा। तो आसिफ ज़रदारी ने रहमान मलिक को डांटा और कहा कि रहमान मलिक ये तुम्हारे लेवल का काम नहीं है, और ये मैं चाहता हूँ कि ये मामला जो है ये जनरल पाशा अपने हाथ में लें और जनरल पाशा इसको, वो तो फिर नूरा कुश्ती होगी ना आसिफ ज़रदारी की और रहमान मलिक की, पहले से प्री प्लान होगा किस तरह की बातें होंगी और वहाँ पे लेकिन वो सिविलियन हुकूमत के कहने पर ही, वो सिविलियन हुकूमत के इतने ताबे ये कब से हो गए और इतने ये कब से उनको अपना जो आंखों का तारा बना लिया कि सिविल हुकूमत जो कहेगी ये फौरन कर लेंगे। जब सिविल हुकूमत ने नोटिफिकेशन निकाला था, यार आप क्या बात कर रहे हैं, आप देखिए नोटिफिकेशन निकाला था आसिफ ज़रदारी साहब की हुकूमत ने ISI को रहमान मलिक के अंडर करने का, कहाँ गया नोटिफिकेशन, वापस लेना पड़ा 24 घंटे के अंदर, ताबे थे तो ये नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा। ट्वीट हुआ था जो DG ISPR ने ट्वीट किया था, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने और आसिफ किरमानी साहब जो आजकल बड़े स्टालवर्ट बने हुए हैं और जो 1981 तक की जो सेनेट की सीट लेना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि साहब ये तो जो सिविलियन जो बालादस्ती है वो इससे इफेक्ट हो गई है, और ये जो DG ISPR ने जो प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया था उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कैसे हो सकता है। तो फिर फौज ने वो ट्वीट इसी बुनियाद पर वापस लिया था ना कि फौज जो है सिविलियन को मानती है, सिविलियन गवर्नमेंट का एहतराम करती है और उसको रिकग्नाइज करती है। तो अगर वो रिकग्नाइज नहीं करती तो ट्वीट वापस नहीं लेती। अगर अमेरिकियों की मदद करनी है और रेमंड डेविस की मदद करनी है तो सिविल हुकूमत को आप मानते हैं। जब आसिफ ज़रदारी ने जनरल पाशा से ये कहा कि भाई आप ये मामला सुलझाएं, तय करें, तो वो कैसे इनकार कर सकते थे। भाई देखें ना, ये प्राइम मिनिस्टर के सदर के ताबे है फौज, और उसके अहकामात मानने की वो है, क्या कहते हैं, उसकी पाबंद है। हाँ, होना तो ये चाहिए, आईन और कानून तो यही कहता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है और पाकिस्तानी कितने हैं जो इस पे यकीन करते हैं, और पाकिस्तान की जो तारीख है वो क्या वाकई ये बात बताती है, इसको सच्चाई के साथ साबित करती है या नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इस बात से इतफाक़ करेंगे कि जी प्रैक्टिकली ऐसा है। आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर ऐसा ज़रूर है, लेकिन अयूब खान से लेकर परवेज़ मुशर्रफ तक और उसके बाद भी जो मुख्तलिफ हमारे आर्मी चीफ़ रहे हैं उनके दौर में सिविल हुकूमतों को बहुत सारे मसाइल उनके साथ रहे हैं। इसलिए आज वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो कहते हैं कि जी बहुत सारे मामलात में उनके खिलाफ साजिश होती है और वो नाम नहीं ले पाते, और लोग कह रहे हैं खुल के बताएं कि जी क्या फ़ौज साजिश कर रही है या अदालत साजिश कर रही है। ये तारीख़ इसका फ़ैसला करेगी कि किस दौर में कौन से हुक्मरान और सिविल हुक्मरान जो होते बिलखसूस वो पावरफुल थे और इदारे उनके ताबे थे और उनकी हुक्मत-उली नहीं होती थी, या उनकी जो कानूनी और आइनी अहकामात थे वो बजावरी उनके ऊपर लाई जाती थी। यानी आने वाले वक्त में इसका सही तरीके से मौरख जो है वो फ़ैसला करेगा। आज की गुफ्तगू उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। नवीद अंजुम फारूकी साहब ने, शहजाद चुगताई साहब ने खुलकर अपने ख्यालात का इज़हार किया। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान सालिक मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।